मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि ये गजरे रितु को दूंगा और उसे वह मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में रितु और दिव्या के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं जान गया था कि मेरी बेटी दिव्या रितु के साथ बैठी गपशप लगा रही होगी। ऐसा ही होता था, जब वह दोनों साथ होती तो घर में रौनक से लग जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों ही से तो थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उनके दरमियान हो रही थीं, वह सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। मेरे हाथ से गजरे छूटकर ज़मीन पर गिर गए थे, जो मैं रितु के लिए लाया था। ये बातों को सुनकर तो मैं पत्थर का हो गया था। मेरी बेटी 10 साल की थी जब मेरी पत्नी मीरा का देहांत हो गया। मैंने दूसरी शादी नहीं की थी, अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन फिर भी वह चुपचाप सी रहती थी। इसकी वजह यह थी कि मैं उसे पूरा वक्त नहीं दे पाता था। जाहिर है, मैं दिन भर काम पर होता था। हालांकि मैं घर पर एक नौकरानी रखी थी जो सुबह से शाम तक काम करती थी, और जब मैं घर आ जाता तो वह अपने घर चली जाती थी। बाकी का वक्त मैं दिव्या को देने की कोशिश करता था। उससे उसकी स्कूल की रूटीन पूछता था, उसके टीचर और उसकी सहेलियों के बारे में बात करता, लेकिन वह खुलकर बात नहीं करती थी, बस सवाल का जवाब ही देती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी दिव्या उदास रहती है, जब तक कि उसकी ज़िंदगी में रितु नहीं आ गई थी। रितु हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही आई थी। 8वीं क्लास से ही उनकी दोस्ती हो गई थी, और अब मेरी दिव्या हर वक्त रितु के घर पर रहती थी या फिर हमारे घर आ जाती थी। रितु के माँ बाप मर चुके थे। वह अपने चाचा के पास रहती थी। उसके चाचा से भी मेरी अच्छी खासी हाय हेलो थी। मेरा अपना खुद का बिजनेस चल रहा था, जो भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा था। मेरे घर में भगवान की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस जिंदगी में एक ही दुख था कि मेरी पत्नी का साथ ज़्यादा लंबे समय का नहीं था। वह मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन दोबारा मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी मीरा से बहुत मोहब्बत करता था। मैं देखने में ज़्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में ही हुई थी और मीरा भी मेरी दोस्त थी। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। यही वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाया। बस किस्मत में हमारा साथ ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती रितु से हुई थी, वह हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। कभी वह दोनों किचन में होती और कुछ ना कुछ पका रही होती। पूरे किचन में ऊधम सा मचा रहता था, और बाद में अपना बनाया जाने वाला खाना मुझे ज़रूर टेस्ट कराती, और वह जैसा भी बनाती थी मैं कहता था, बहुत मज़े का है। मेरी नज़र में रितु भी ऐसी ही थी जैसे कि मेरी बेटी दिव्या थी। मैं उसे बेटी कहकर पुकारता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा और उन दोनों ने इंटर कर लिया। इसलिए मैंने उससे कहा कि इस बार मैं तुम्हें वह तोहफ़ा दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अब मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो चीज़ दिव्या ने मुझसे मांगी, वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। दिव्या ने मुझे कहा कि पापा, आप रितु से शादी कर लो। यह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। दिव्या ने यह क्या कह दिया था? मैंने पहली बार दिव्या को गुस्से से देखा था। मैंने कहा, तुम होश में तो हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वह तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम शादी की बात कर रही हो। वह कहने लगी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उससे मेरी बहुत दोस्ती है। पापा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप प्लीज़ उससे शादी कर लो। मुझे रितु चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा कि वह कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें दे दूँ। एक जीती जागती इंसान है और मुझे वह तुम्हारी तरह ही प्यारी है। मैं किसी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे रितु के सामने, उसके चाचा के सामने शर्मिंदा कर दे। दिव्या, तुम सोच भी कैसे सकती हो? मेरा तो ये सब सुनकर ही दिमाग चकरा रहा है कि वह बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी। हालांकि मैंने तो कभी उसमें और तुम में कोई फ़र्क तक नहीं समझा। तुम्हारी तरह रितु को भी अपनी बेटी ही समझा है। खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझे इस किस्म की बात की तो। मैंने आज तक दिव्या को कभी नहीं डांटा था, लेकिन आज तो उसकी बात ऐसी थी कि मेरा बोलने का अंदाज सख्त हो गया। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि वह कैसे यह सब सोच सकती थी। मेरे सख्त शब्दों को सुनकर दिव्या रोते हुए मेरे पास से उठकर चली गई। मुझे लगा कि खुद ही समझ जाएगी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल ही भुला चुका होता। लेकिन दिव्या ने तो हद ही कर दी। खाना पीना त्याग दिया और निढाल सी अपने कमरे में लेटी रहती थी। मैंने वजह पूछा तो कहती कि आप रितु से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएं। मैं कैसे उसके कहने पर किसी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर सकता था? मैंने दिव्या को बहुत समझाने की कोशिश की। ये सब पागलपंती की बात है,
लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही ना थी। वह 2 दिन तक भूखी रही, तीसरे दिन कमज़ोरी से बेहोश हो गई। मैं अब उसके सामने खुद को बेबस महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लेता तो रितु के चाचा ये सुनते ही उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी दिव्या रितु का ही नाम ले रही थी, लेकिन अभी तक मैंने इस बात की खबर रितु को नहीं दिया। लेकिन अब मैं बेबस हो रहा था। 3 दिन में मेरी बेटी का चेहरा सूख के रह गया था, मजबूर होकर, और दिव्या की हालत देखकर मैंने रितु को कॉल किया। दिव्या बीमार है। यह सुनते ही रितु फौरन से हॉस्पिटल के कमरे में पहुंच गई और सीधे दिव्या के पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, दिव्या, तुम्हें क्या हो गया है? रितु दिव्या के लिए बेतहाशा परेशान थी, फिक्रमंद थी। दिव्या ने भी रितु की आवाज़ सुनकर ही अपनी आंखें खोली थीं और रितु को सामने देखकर वो रोने लगी। कहने लगी, मेरे पापा को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मैंने पापा से कहा था कि तुमसे शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। वो मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मुझे नहीं मालूम था कि दिव्या रितु के सामने ये बात कह देगी। वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ये दिव्या भी ना जाने किस किस्म की लड़की है। मैं कमरे से फौरन बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे रितु से नज़रें मिला सकता था? मेरी बेटी ने तो मुझे रितु के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैं जेब से सिगरेट निकाल के और जलाकर पीने लगा। मैं सिगरेट का आदी तो नहीं था, लेकिन जो परेशानी मुझे मेरी बेटी ने दी थी, मैं फिक्रमंदी से सिगरेट पीने लगा था। कुछ देर बाद रितु बाहर आ गई। मैं कमरे से बाहर ही खड़ा था। उससे नज़रों का टकराव होते ही मैंने नज़रें झुका ली। कुछ ना करके भी मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था। वह मेरे पास आई और कहने लगी, मुझसे शादी कर लो केशव। ये सुनकर तो मेरे होश गुम हो गए। मुझसे अंकल अंकल कहने वाली लड़की आज मेरा नाम लेकर कह रही थी कि केशव मुझसे शादी कर लो। मैं हक्का बक्का सा खड़ा था। मुझे लगा शायद दिव्या ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसे कि वह काफ़ी दिन से मुझे कर रही थी। मैंने कहा, तुम दिव्या की बातों पर ध्यान मत दो, बेवकूफ़ है वो। मैंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना कभी देख सकता हूँ। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल दिव्या की तरह प्यारी लगती हो। दिव्या जज्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज़ उसकी बात का बुरा मत मानना। वह तुमसे मोहब्बत करती है और इसी मोहब्बत में फजूल सी बात लेकर बैठ गई है, इसलिए तुमसे यह सब कह गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन वह कहने लगी कि ये सिर्फ दिव्या की ही नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है, रितु की। इस बात ने तो मुझे शॉक कर दिया था। मैं उसे बड़ी हैरत और अविश्वास से देख रहा था। मुझे लगा मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही खत्म हो गए हैं। मैं ये क्या सुन रहा था और किससे सुन रहा था? मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे उस पर अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वह लड़की मेरे बारे में कैसे ये सब सोच सकती है? मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपना रुख बदल दिया और हाथ में पड़ा सिगरेट होठों में दबा दिया। मेरे चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ जाहिर था। मैंने उसी गुस्से से कहा कि आज के बाद हमारे घर में मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वह ऐसा चाहती क्यों है। वह खूबसूरत थी, कम उम्र थी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं उलझन का शिकार था, लेकिन वह बहुत ही शांत अंदाज में खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, केशव, भले ही आप मुझे अपनी बेटी समान समझते हो, लेकिन मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बुढ़े भी नहीं हैं और ना ही लगते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो आप दिव्या की ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देते हैं? मैंने कहा, अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे चाचा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नज़रों में? मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं कभी ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे दूसरों की नज़रों में गिर जाऊं। वह कहने लगी, मेरे चाचा को कोई एतराज़ नहीं होगा, बस आप मुझसे शादी कर लो। ये बात भी मेरे लिए हैरान कर देने वाली थी। भला उसका चाचा क्यों इतनी बड़ी उम्र के आदमी से अपनी भतीजी की शादी करेगा? मैं चुप सा हो गया। रितु की हिम्मत पर हैरान भी था। वो मेरे हर सवाल का जवाब मुझे बहुत ही आराम से दे रही थी। फिर वहाँ से चली गई। शाम तक दिव्या भी काफ़ी बेहतर हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। उसने फिर यही कहना शुरू कर दिया, अब तो रितु को भी कोई एतराज़ नहीं है, फिर आप क्यों नहीं मान जाते हैं? अब मैं उसके सामने हथियार डाल चुका था। मुझे शादी की ना ज़रूरत थी, ना ही मैं शादी का ख्वाहिशमंद था। ये बस मेरी बेटी की ज़िद थी। और फिर जब रितु को एतराज़ भी नहीं था,
तो मैं कब तक दिव्या को मना करता, इसलिए मैंने खुद ऋतु के चाचा से इस बात का जिक्र किया। वह कहने लगा कि मुझे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हैं, असल में मेरी पत्नी का रवैया ऋतु से ठीक नहीं है। मेरी पत्नी ऋतु के पीछे पड़ी रहती है और अपने निकम्मे भाई से ऋतु की शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा लड़का है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है, आप उससे शादी कर ले, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसे खुश रख सकते हैं। और फिर कुछ ही दिनों में ऋतु से मेरी बहुत ही सादगी के साथ शादी हो गई। उस दिन दिव्या बहुत खुश थी। रात को ही ऋतु मेरे कमरे में मेरी पत्नी की हैसियत से मेरे बेड पर बैठी थी, लेकिन मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। आनन फानन में शादी, वह भी इतनी कम उम्र लड़की से। मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल भी तैयार न था, इसलिए कुछ देर ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। दिव्या भी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। खुद को समझने लगा कि अगर ऋतु को एतराज़ नहीं है और वह इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी है, तो मुझे भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। खुद को दिमागी तौर पर तैयार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कुछ उलझा हुआ अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, ऋतु दुल्हन के लिबास में सजी सवरी बैठी थी। मेरी आहट पर कुछ संभाल कर बैठ गई। मेरे दिलो दिमाग उलझने लगे कि मैं उससे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए फ़िलहाल मेरे दिल में किसी किस्म के कोई भी जज्बात ना थे। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसके उंगली में पहना दिया। वह आज काफ़ी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की। ऋतु, देखो, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल दिल से और दिमागी तौर पर इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे वक्त चाहिए। इसलिए तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ और चाहो तो दिव्या के पास चली जाओ। मुझे लगा वह शायद इस बात पर एतराज़ करेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर और ख़ासकर शादी की पहली रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन वह बड़े आराम से मान गई। कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं दिव्या के पास सो जाती हूँ। उसे शायद मेरी इजाज़त की ही ज़रूरत थी। वह फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए यह बात भी हैरान कर देने वाली थी। हर लड़की शादी की रात के लिए बहुत से अरमान अपने दिल में रखती है। फिर मुझसे शादी के लिए वो खुद ही राज़ी थी, तो फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान ली? उसके कहे अनुसार मैं उसे पसंद था, इसलिए उसे कुछ ना कुछ एतराज़ तो होना चाहिए था। खैर, मुझे लगा उसे भी वक्त देना चाहिए। मैंने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गया। ऋतु अब रोज़ दिव्या के पास ही सोने लगी थी, उसके साथ ही हंसती बोलती बातें करती। मैं रोज़ उन्हें जब कॉलेज छोड़ने जाता तो वह मेरे बराबर फ्रंट सीट पर बैठ जाती और दिव्या को तंग करते हुए कहती कि अब मेरा यहाँ बैठने का हक है, क्योंकि शादी से पहले दिव्या मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठती थी। ऋतु की बात पर दिव्या खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। शादी को 1 महीना हो चुका था। ऋतु अब तक दिव्या के पास ही सोती थी। मुझे भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऋतु के लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ सोती है। लेकिन एक रात जो कुछ मेरे और ऋतु के बीच हुआ, उस रात मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था कि ऋतु मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो मुझसे कहने लगी कि दिव्या सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूँ, सुबह संडे है, छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा, हाँ बैठ जाओ। वह बेड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रखी और नज़र का चश्मा भी उतारकर बॉक्स में डाल दिया। वह मुझे बड़े ही गौर से देख रही थी। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तब भी वह मुझे ही देख रही थी। अचानक ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई। वह भी मुस्कुराने लगी और मुझे कहने लगी, आप इस उम्र में भी देखने में इतने हैंडसम हैं, जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिम्पल बड़ा प्यारा लगता है, और आपकी ये गहरी काली आंखें किसी को भी अपना दीवाना कर सकती हैं। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल यह समझ नहीं पाया कि जवाब क्या दूं। मैंने कहा, हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थीं, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया हूँ। अब कहाँ वह बात रही। मेरी बात पर वह हंसने लगी, फिर बोली, खैर ऐसी बात तो नहीं है, अभी भी आप एक जवान लड़की के बाप नहीं लगते। जब पहली बार मैंने आपको देखा था मैं समझी थी आप दिव्या के बड़े भाई हैं। ऋतु की बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 20 साल की उम्र में हो गई थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था।
और तब मेरी माँ को कैंसर हुआ था। मेरी माँ का आखिरी समय था और मेरी माँ मेरी शादी अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इसलिए मरने से पहले उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी और मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा का मान रखा था और अपनी एक दोस्त से शादी कर ली थी। शादी के अगले ही साल दिव्या पैदा हो गई थी। दिव्या 2 महीने की थी तब मेरी माँ चल बसी थी। मेरी बात सुनकर ऋतु कहने लगी कि हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप दिव्या के बड़े भाई हैं। फिर वह मुझे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली पत्नी से मेरी शादी मोहब्बत की थी। वह बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और पहली पत्नी की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद सी होने लगी। वह बेड की दूसरी तरफ बैठी थी। वही लेटकर सो गई। मैंने पहले तो उसे जगाना चाहा, लेकिन वह गहरी नींद में थी। मैंने उस पर कंबल डाल दिया। मैं खुद भी सोने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरे दिल की धड़कनें नई लय से धड़क उठी। जब ऋतु नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी, वो मेरे बाजू पर सर रखकर सोई हुई थी। उसका हाथ मेरे सीने पर धरा हुआ था। पहले तो अपने बाजू पर बोझ महसूस करके मैं नींद से हड़बड़ाकर उठा था, लेकिन जब उसे अपना इतने करीब देखा तो दिल की धड़कनों में भी एक प्यारी सी उमंग पैदा हुई थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था। उसके जिस्म की उठती खुशबू ने मेरे अंदर नए जज्बात को बुरी तरह से झिझोड़ दिया था। बाकी की रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी। एकदम बादल की गरज से वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मेरे सीने पर सर रख दिया। मैं पसीने से शराब बोर हो गया था। फिर वह नींद में बड़बड़ाने लगी कि मुझे बारिश से डर लगता है। अब मेरा खुद पर बस नहीं था, इसलिए मैंने उसे खुद में समेट लिया। पहली बार मेरा दिल अपनी पहली पत्नी के बाद किसी के लिए यूं उछला हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता, मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो दिव्या भी घबराती है। ऋतु गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दिव्या उड़ी हुई रंगत के साथ घबराई हुई खड़ी थी। मेरे दरवाज़ा खोलते ही मेरे साथ लग गई। पापा, मुझे डर लग रहा है। बादल इतनी ज़ोर से गरज रहे हैं। फिर ऋतु भी मेरे पास नहीं थी। मैंने दिव्या का माथा चूमा, उसे तसल्ली दिया। फिर कहा कि दिव्या, अब तो बड़ी हो जाओ। चंद बारिश और बादल की चमक से कौन डरता है। जाओ, सो जाओ ऋतु के साथ। मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। दिव्या ऋतु के बराबर में सो गई और मैं दिव्या के कमरे में आकर लेट गया। लेकिन मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। दिल अपने पति होने के फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए मचलने लगा था। मेरी नज़रें अब खुद ब खुद ऋतु के लिए बदलने लगी थीं। एक बार मेरे दोस्त ने दावत दी। मैं दिव्या और ऋतु को पहले ही तैयार रहने का कह चुका था। जब ऑफिस से वापस आया तो ऋतु मेरे कमरे में 2 जोड़े हैंगर में लिए बेड पर रखे बैठी थी। मैंने कहा, तुम तैयार नहीं हुई? ऋतु कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं? मैंने दिव्या से पूछा। वो भी नहीं बता रही, आप मुझे बताएं ना कौन सा ज़्यादा अच्छा है। आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूँगी। उसके सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मैं भी दिव्या का ही बाप हूँ। मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं है। जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहन लो। वह मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताकर बोली, केशव, आप मेरे भी तो कुछ लगते हैं। मुझे आज आपकी पसंद की पहननी है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वह किसी बच्चे की तरह से जिद करने लगी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उसे बता दिया कि वो वाला पहन लो। वह खुश हो गई, लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आंखें झपकना भूल गया था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी कि केशव मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताएं तो मेरा दिल मुझे समझाने लगा। कहने लगा, तुम इसकी तारीफ उन शब्दों से करो जैसे मीरा की करते थे। मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन चुराने लगा था, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाला और नज़रें चुराते हुए कहा, ऋतु, तुम अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनकर ऋतु खुश हो गई थी। अब ऋतु भी कभी कभी दिव्या की तरह से बेख्तियारी दिखने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े या कोई और चीज़ खरीद कर लाता तो वह दिव्या की तरह मेरे गले लग जाती, मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू केशव, थैंक यू सो मच। दिव्या मेरी बेटी थी, उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका इजहार मोहब्बत करना भी मुझे अच्छा लगता था, जैसा एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात ऋतु मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल मचाने लगता था। ऋतु का यूं मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ने लगा था।
अब मेरा जी चाहता था कि उसे अपने कमरे में रखा करूं, उसकी तारीफ किया करूं, उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज ऋतु से दिल की बात कह दूंगा और उसे वह मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में दिव्या और ऋतु की हंसने की आवाज़ आने लगी। मेरे घर उन दोनों से ही तो रौनक थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उन दोनों के दरमियान हो रही थीं, वह सुनकर तो मेरी सांस रुक गई थी। मेरे हाथ से गजरे ज़मीन पर गिर गए थे, जो मैं ऋतु के लिए लाया था। मैं तो यह बातें सुनकर पत्थर का हो गया था। ये क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। मरे मरे कदमों से मैं अपने कमरे में वापस लौटकर आया था। पहली बार ड्रेसिंग के आईने पर नज़र पड़ते ही अपनी उम्र बहुत बड़ी सी लगने लगा था कि 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। बहुत रोकने के बावजूद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने खुद को तब संभाला जब ऋतु वही गजरे पहने मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई और कहने लगी, आप मेरे लिए इतनी खूबसूरत गजरे लाए थे, तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं? कमरे के बाहर क्यों रख दिए, वह भी ज़मीन पर? वो मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। वह यह सुनकर कमरे से बाहर चली गई, जो हकीकत मुझ पर खुल चुकी थी। कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता? मुझे अपने आप धुआं धुआं सा लग रहा था। उसके बाद मैं खुद ही ऋतु से फासला रखना शुरू कर दिया। आज वह दोनों कॉलेज के फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हुई तो ऋतु मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी। मैंने नज़रें चुरा ली। मैं गाड़ी की चाबी पकड़ा बाहर ही आ रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया। वह अभी मुझे मुस्कुराकर देखकर पूछने लगी, केशव मैं कैसी लग रही हूँ मेरे अंदर? तो उन शब्दों ने जैसे आग सा लगा दिया था, जो सच्चाई में जान चुका था। उसके बाद मैं इस सवाल का क्या जवाब देता? मैं उसे गुस्से से देखा और उसी गुस्से से उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा। उसकी आंखों को देखकर सख्त शब्दों में कहा, बताऊं तुम्हें कि कैसी लग रही हो? मेरे इस अंदाज पर वह कुछ सहम सी गई। शायद मुझसे ऐसी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे शक्ति से ऋतु के बाजू को दबोचते हुए कहा, बहुत बुरी लग रही हो। यह कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। वह फौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो ऐसी खोलन थी कि चाह रहा था खुद को ख़त्म कर लूं। गुस्से के मारे मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। दिव्या भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठे गए। फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आपको पता तो है कि लड़कियों की कितनी तैयारी होती है। वह अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज़ थी। मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना पापा बहुत जल्दी मचाते हैं। मेरा अगर मूड अच्छा होता तो दिव्या की बात का हंस कर जवाब भी देता, लेकिन मैं खामोशी से बैठ रहा। थोड़ी ही देर में ऋतु भी बाहर आ गई थी, लेकिन ऋतु को देखकर मुझे हैरत हुई थी। जो मुंह धोकर बिल्कुल सादा होलिया में बाहर आई थी, आंखों से लग रहा था कि रोई है। मैंने उसके चेहरे से नज़र हटा ली। वह जब मेरे बराबर फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे रोक दिया, जाओ जाकर पीछे बैठो। लेकिन वह फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। पूरे रास्ते वह दबी दबी सिसकियां लेकर रोती रही। दिव्या उसे वजह पूछ पूछ कर थक गई कि वह क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर उनसे खेल जाए। उसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैं उसे सख्त लहजे में क्यों बात किया, लेकिन यह नज़र नहीं आ रहा था कि वह अपने चक्कर में मेरे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर गई है। मैं हक पर था, मेरा रवैया भी अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन ये कमबख्त दिल अब ऋतु के प्यार में पागल हो चुका था और ऋतु के आंसुओं ने मुझे पूरा दिन बेचैन रखा। ऑफिस में स्टाफ के साथ मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया। ऋतु अब मुझसे बात नहीं करती थी, कुछ नहीं कहती थी, मुझसे दूर भी रहने लगी थी। अच्छी बात थी कि वह मुझसे दूर ही रहे, लेकिन बस उसकी नज़रें मुझ पर जमी रहती थीं, जिनमें न जाने क्यों ढेरों शिकवे थे। वक्त आगे बढ़ गया था। अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए दिव्या का रिश्ता मांग लिया। वह लड़का मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने दिव्या से उसकी रजामंदी पूछी थी, क्योंकि यह बेटी का हक है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही उसका इकरार था। चंद माह में दिव्या की शादी तय हो गई थी। जिस दिन दिव्या विदा हुई, ऋतु से गले लगकर खूब रोई। ऋतु भी रो रही थी। अब दिव्या जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं था और ऋतु थे। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। जिस दिन दिव्या विदा हुई, उसी रात मैंने ऋतु से कहा कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह कुछ थकी थकी भी लग रही थी, फिर दिव्या की जुदाई से उदास भी थी।
वह हॉल में रखे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं सोच चुका था कि यह मजबूरी का बंधन भी अब ख़त्म कर दूं, जिससे ऋतु ने अपने खड़े वक्त को गुजरने के लिए मुझे जोड़ा था। उस दिन वह और दिव्या यही बातें कर रहे थे कि उस दिन दिव्या ऋतु से कह रही थी कि ऋतु, तुमने पापा से शादी अपनी चाची के भाई से बचने के लिए कर तो ली है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना, पापा तुमसे बहुत बड़े हैं। तुम्हारा भी मेरी तरह यह दिल चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी। दिव्या यह कहकर चुप सी हो गई और ऋतु हंसते हुए बोली, मेरा पति भी हैंडसम और डैशिंग हो, यही कहना चाहती हो ना? जाहिर है मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं? कितने बड़े हैं वह मुझसे। ऋतु की बातों ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंका था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो अस्पताल में मुझे यह क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ? मैं बाहर खड़ा इस असलियत से गुजर रहा था। ऋतु आगे कह रही थी, दिव्या, तुम मेरी मजबूरी जानती थी चाची। चाची मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते, इसीलिए मैंने यह कदम उठाया था। पता है शादी की रात मेरी जान पर बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है केशव ने खुद ही मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। ऋतु, तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर वह नहीं भेजते तो मैं तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आती। हमारा तो यही प्लान था कि तुम पापा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई ख़त्म होते ही अपने हम उम्र लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारी नज़र में? पापा की फ़िक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि वह तुम्हें छोड़ दें। वह मेरी बात नहीं टालेंगे। दिव्या ने दोस्ती की खातिर मुझे कड़े इम्तिहान में डाल दिया था, मेरे जज्बातों का मजाक बनाया था। ऋतु के अगले जुमले ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। कहने लगी, हाँ है, एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। ये सुनकर मेरे पैर से ज़मीन निकल गया था, लेकिन दिव्या ने उससे बेताबी से पूछा था, अच्छा तुमने पहले मुझे कभी नहीं बताया, बताओ कौन है वो? दिव्या ने बेचैनी से पूछा था, लेकिन वह टाल गई। अब भी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था। उसी वक्त सोच लिया था कि ऋतु को दिव्या की शादी के बाद उसके फैसले पर आज़ाद छोड़ दूंगा। इसलिए आज मैंने बात खुद ही पूछना शुरू किया था। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उससे कहो कि मुझे आकर मिले। मैं तुम्हारी उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वह चौंक सी गई। आप ये क्या कह रहे हैं? वो हैरान थी। मैंने कहा, तुम्हें और किसी ड्रामे की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी और दिव्या की बातें सुन चुका हूँ। जाहिर है तुम्हारी भी अपनी एक ज़िंदगी है, लेकिन मुझे बस तुमसे एक गिला है। तुम अगर मुझसे सच भी कह देती कि तुमने मुझसे शादी किस मकसद के लिए किया, तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तुम्हें सहारा चाहिए था, मैं वो सहारा तुम्हें ज़रूर देता। लेकिन जो खेल तुमने और दिव्या ने मेरे साथ खेला, वह गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझे यह क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? तुम मुझसे शादी करने पर राज़ी हो। मैं बहुत उदासी से बात कर रहा था, बड़े दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि वह अब मेरे दिल की महबूबा बन चुकी थी। वह चुप थी, बस एक तक मुझे देखे जा रही थी। शायद अपने रवैया पर शर्मिंदा थी। जब भी तुम चाहो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब तुम जल्द जल्द उस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दूं। अब तुम्हारे साथ एक घर में एक ही छत के नीचे मैं नहीं रहना चाहता। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। यह फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल ना होता अगर ऋतु और दिव्या मुझे सच कहती, लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह से चकनाचूर हुए थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया। तभी बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना पर मैं चौंक सा गया। जब उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ऋतु थी। लेकिन इस वक्त क्यों आई थी? मैंने कहा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं किस दर्द से गुजर रहा था मैं ही जानता था। मैं नहीं चाहता था कि ऋतु के साथ सख्त रवैया अपनाऊं, लेकिन वह भी शायद रो रही थी। कहने लगी, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। ऋतु की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आई थी। उस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा सा आने लगा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। वह अभी तक उस ड्रेस में थी जो दिव्या की शादी पर पहनी थी, वैसे ही तैयार भी थी, बस रोने से काजल फैला हुआ था। उस वक्त वह भी, उसका हुस्न बहुत अच्छा था। मैंने नज़रें फेर लीं। वह अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ? मैंने ऋतु की बात पर मैं बड़ी हैरत से देखा। ये कैसा फालतू का सवाल था। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई। कुछ पूछा है आपसे? मैं आपको कैसी लग रही हूँ?
और यह कहकर वह अचानक ही मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मैं तो अपनी जगह पत्थर हो गया था। ऋतु मेरे सीने से लगी हुई थी और रोते सिसकते हुए कह रही थी, आपने आधी अधूरी बातें सुनी केशव, और खुद से कुछ भी सोच लिया। मेरे लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़का आप हो। यह दिव्या की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि तुम्हारे पापा मेरे आइडियल है, मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन दिव्या उम्र का फ़र्क मेरे सामने रख देती थे। उसे लगता था मैंने चाची के भाई से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसलिए मैं दिव्या को वही जवाब दे रही थी जो वह सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिलाकर थक गई थी कि मैं आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात में बहुत नर्वस थी, और वह हर लड़की होती है, लेकिन उसके बाद मैं सचमुच आपसे मोहब्बत करने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, मुझसे बातें करें, लेकिन आप मुझे लापरवाह से रहते थे। इसीलिए मैंने खुद से आपकी तरफ कदम बढ़ाया था। आपसे रात के वक्त बातें करने लगी, आपके बराबर में सो गई। मुझे आपकी संगत चाहिए थी, मुझे मेरे रिश्ते का हक चाहिए, लेकिन मैं खुद से यह बात नहीं कहना चाहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए। इसीलिए बारिश के बहाने से आपके करीब आ गई थी, लेकिन दिव्या के आ जाने मैं आपके प्यार और आपकी संगत से प्यासी ही रह गई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी पसंद पहनूं, आपके मुंह पर तारीफ भरी नज़रें उठे। आपकी नज़रें मुझे अंदर तक बेचैन कर देती थीं। मैं बहाने बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरे प्यार का एहसास हो, लेकिन आप तो शायद पत्थर के बने हो। वो मेरे सीने से लगी मुझे शिकवे कर रही थी। मैंने उसे अपने हिसार में ले लिया। एक गलत फहमी थी जो हमारे दरमियां इसलिए पैदा हो गई कि मैंने ऋतु की तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे, और यह गलती तो मेरी थी। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके माथे को चूम कर उसे उसका पहला हक दिया था। बहुत हसीन लग रही हो, मैंने तारीफ की। वो हंस दी, यूं ही रोते रोते हुए मुस्कुराने लगी। वह वाकई बहुत हसीन थी। मैंने कसकर ऋतु को अपने सीने से